गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखो विद्यार्थियों, कक्षा 10 विज्ञान जिसका अध्याय नंबर चल रहा था 10वां, जिसका पार्ट फर्स्ट हो गया था, आज पार्ट देखेंगे 2। कौन से पार्ट की बात करेंगे विद्यार्थियों? पार्ट 2 की बात करेंगे। देखो पार्ट 2 लगाएंगे यहाँ पे, दूसरा पार्ट है ये, जिसका पार्ट 2 देखेंगे। देखो विद्यार्थियों, पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने देखा था दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, दर्पण के बारे में देखा था, प्रकाश का परावर्तन देखा था, परावर्तन के नियम देखे थे, और हमने देखा था दर्पण के बारे में तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की बात हमने कर ली थी। भाई उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है, इन सभी की चर्चाएं हमने कर ली थी। आज हम बात करेंगे देखो विद्यार्थियों की उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों की बात कर ली थी, तो अब हम लिखेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर लिखेंगे। भाई उत्तल दर्पण है और अवतल दर्पण में अंतर क्या क्या अंतर होते हैं, तो इनकी चर्चाएं करेंगे। तो आप हेडिंग लगाएंगे आज प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले आज हेडिंग लगाएंगे अवतल व उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में अंतर। देखो विद्यार्थियों क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर देखेंगे विद्यार्थियों। ठीक है विद्यार्थियों, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या क्या अंतर होते हैं इनकी चर्चा करेंगे। तो एक तरफ तो आपको लिखना है अवतल दर्पण और एक तरफ लिखना है उत्तल दर्पण, यानी सारणी बनानी है आपको। एक तरफ तो आप लिख दो अवतल दर्पण और एक तरफ हम चर्चा करने वाले हैं, किसकी चर्चा करेंगे? उत्तल दर्पण की बात करेंगे। देखो विद्यार्थियों, इनमें अंतर लिखते हैं। तो देखो विद्यार्थियों, सबसे पहला अंतर क्या होता है, जो आपका अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो आप लिखें इसे अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। देखो भाई विद्यार्थियों, इसको अभिसारी दर्पण क्यों बोला जाता है, ये बात समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। अभिसारी दर्पण इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो आपका दर्पण होता है अवतल, ये क्या करता है, आपका अवतल दर्पण में जो किरणें आती हैं वो परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं, यानी कि सभी की सभी एक बिंदु पर मिलती हैं। इसलिए ये क्या करता है, किरणों को अभिसारित करता है, इसलिए अभिसारी दर्पण कहते हैं। ये क्या करता है, उत्तल दर्पण किरणों को फैला देता है, परावर्तन के पश्चात किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है, इसलिए इसको कहते हैं अपसारी दर्पण। इसे अपसारी दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसको बोला जाता है अपसारी और इसको बोला जाता है अभिसारी दर्पण बोला जाता है। दूसरी बात करें कि जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में बनने वाली जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टे बनते हैं। कैसे बनते हैं? वास्तविक और उल्टे बनते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि इसमें बनने वाले प्रतिबिंब, इसमें बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टे होते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इसमें जो बनने वाले प्रतिबिंब हैं वो आपके वास्तविक और उल्टे होते हैं। कैसे होते हैं? वास्तविक व उल्टे होते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इसकी बात करें तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता आपका, क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता आपका ना,
इसमें जो प्रतिबिंब बनता आपका, इसमें बनने वाला प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनता है। कैसा बनता है? आभासी व सीधा बनता है, सीधा बनता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये दो अंतर हो गए। इसमें बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होता है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है आपका वो आपका कैसा होता है? इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और आभासी, इसमें प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनता है। तीसरा अंतर है कि इसमें जो आपका अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में बनने वाले जो प्रतिबिंब है उसको आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें बनने वाले प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें लिखेंगे कि इसमें बनने वाले प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इस पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कर सकते हैं? पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखेंगे, अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आप इसमें लिखेंगे कि इसमें बनने वाले प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो बनने वाला प्रतिबिंब है उसको आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है विद्यार्थियों, और चौथा अंतर आप इसकी परिभाषा से कर सकते हैं। जो परिभाषा मैंने लिखाई ना आपको, अरे अवतल दर्पण की और उत्तल दर्पण की, पिछले वाले पार्ट में आपको दोनों परिभाषाएं लिखाई है ना आपको, उत्तल दर्पण की और अवतल दर्पण की परिभाषा लिखाई है। तो आप परिभाषा एक एक इनकी, अवतल दर्पण की परिभाषा, उत्तल दर्पण की परिभाषा लिख सकते हैं। ये भी आपका अंतर हो जाएगा। तो मुख्य रूप से इनमें क्या क्या अंतर होते हैं वो आपको मैंने लिखा दिए हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर होते हैं कि अवतल दर्पण जो होता है उसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि परावर्तन के पश्चात किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसलिए इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि ये किरणों को, परावर्तन के पश्चात किरणों को फैला देता है, अलग अलग दिशाओं में फैला देता है, इसलिए इसको बोला जाता है अपसारी दर्पण बोला जाता है। इसके बाद हमने देखा कि इसमें बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक उल्टा बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो आभासी और सीधा बनता है। ठीक है भाई। अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आपका उत्तल दर्पण है उसमें बनने वाले प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है विद्यार्थियों, तो यह अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या है? अंतर है। चौथा अंतर आप इनकी परिभाषाओं से कर सकते हैं। तो आप परिभाषाओं लिख सकते हैं अवतल दर्पण की और उत्तल दर्पण की, तो परिभाषा से आप क्या कर दोगे? इसका अंतर कर दोगे। दोनों की परिभाषा आपको लिखाई हुई है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या हो गया? अंतर हो गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अभी आगे देखेंगे। देखो विद्यार्थियों, आगे आपको हेडिंग लगानी है। अब समतल दर्पण किसे कहते हैं? समतल दर्पण की परिभाषा लिखनी है। तो समतल दर्पण भाई क्या होता है, इसकी चर्चा करेंगे हम, समतल दर्पण की, है ना। तो अब आप लिखेंगे समतल दर्पण के बारे में, तो आप लिखें, हेडिंग लगाएं आप आगे, समतल दर्पण। हेडिंग लगाएंगे समतल दर्पण।
समतल दर्पण की हेडिंग लगाएंगे, लगा दिया भाई। देखो विद्यार्थियों, अब बात करेंगे समतल दर्पण की। भाई समतल दर्पण क्या होता है इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो देखो समतल दर्पण क्या होता है इसकी चर्चा कर लेते हैं कि किसी समतल कांच को एक पट्टिका के पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ का लेप किया हो। अगर एक समतल कांच की पट्टिका के पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ का लेप कर दें तो उसे हम समतल दर्पण बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? समतल दर्पण बोल सकते हैं। या बोल सकते हैं कि यदि किसी पारदर्शी कांच को समतल पट्टिका पर एक सतह पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाए तो दूसरी सतह परावर्तन का कार्य करेगी। तो ऐसे दर्पणों को क्या बोलोगे? समतल दर्पण बोलेंगे। और समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी होते हैं और बिंब के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? बिंब के आकार का ही होता है। तो आप इसकी बात लिख सकते हैं समतल दर्पण में। तो समतल दर्पण में लिखेंगे कि यदि, या ऐसे लिख सकते हैं ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? समतल होता है। ये भी इसकी परिभाषा हो जाएगी। लिखेंगे यदि किसी पारदर्शी पारदर्शी कांच की समतल, यदि किसी पारदर्शी कांच की समतल पट्टिका पर एक सतह पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाए तो दूसरी सतह परावर्तक पृष्ठ का कार्य करती है। ऐसे दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है भाई। ऐसे दर्पण को क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। या बोल सकते हो कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाते हैं। आप इसकी परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हो, या ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसको क्या बोलोगे? समतल दर्पण। अब जो समतल दर्पण है इसकी विशेषता है कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी व सीधे होते हैं। कैसे होते हैं? आभासी व सीधे होते हैं तथा बिंब के समान ही दिखाई देते हैं। यानी कि उसमें क्या होगा? यानी कि प्रतिबिंब का आकार और बिंब का आकार हमेशा समान होगा। क्या होगा? समान होगा। ठीक है, तो इसमें लिख लें आप इस बात को कि इसमें बनने वाला प्रतिबिंब
आभासी व सीधा होता है तथा प्रतिबिंब बिंब के आकार का ही होता है। यानी कि दोनों समान आकार के ही होते हैं, बिंब हुआ और प्रतिबिंब हुआ। तो ये समतल दर्पण था आपका। क्या था भाई? समतल दर्पण था कि यदि किसी पारदर्शी कांच की समतल पट्टिका पर एक सतह पर परावर्तक पदार्थ की पुलिस कर दी जाए तो दूसरी सतह परावर्तक पृष्ठ का कार्य करती है, और ऐसे दर्पणों को हम क्या बोलते हैं? समतल दर्पण बोला जाता है। या बोल सकते हैं कि ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। और इसमें जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो हमेशा आभासी व सीधा बनता है और बिंब के आकार का ही बनता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये समतल दर्पण की बात हो गई है। आगे हम चर्चा करेंगे पार्श्व परावर्तन की। किसकी बात करेंगे? देखो विद्यार्थी, एक छोटी सी परिभाषा और नोट करेंगे, इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये चर्चा करेंगे हम पार्श्व परावर्तन की। किसकी बात करेंगे? पार्श्व परावर्तन। देखो पार्श्व परावर्तन क्या होता है? पार्श्व परावर्तन होता है कि यदि हमें समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब है उसमें बिंब का जो दायां भाग है वो बायां दिखाई दे और बायां भाग अगर दाईं तरफ दिखाई दे, यानी कि ऐसा परावर्तन जिसमें बायां भाग तो आपको दायां दिखाई दे और दायां भाग आपको बायां दिखाई दे, यानी विपरीत दिखाई दे। क्या दिखाई दे? विपरीत दिखाई दे, तो उसको बोलते हैं पार्श्व परावर्तन। क्या बोलते हैं भाई? पार्श्व परावर्तन बोला जाता है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे कि समतल दर्पण में वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब में बिंब का दायां भाग, बिंब यानी वही वस्तु है जिसका जो चित्र दिखाई देता है वो प्रतिबिंब होता है भाई, जिसका दायां भाग बाएं भाग के रूप में तथा बायां भाग दाएं भाग के रूप में दिखाई देता है, इसे पार्श्व परावर्तन कहते हैं। इसे पार्श्व परावर्तन कहते हैं। कौन सा परावर्तन बोलेंगे इसको? पार्श्व परावर्तन बोलेंगे। तो पार्श्व परावर्तन क्या होगा? यदि हमें बायां भाग दाईं तरफ और दायां भाग आपको बाईं तरफ दिखाई दे तो ऐसा दर्पण क्या कहलाता है आपका? क्या कहलाएगा भैया आपका ऐसा दर्पण? ऐसा दर्पण पार्श्व परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? पार्श्व परावर्तन कहलाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हमारी बातें हो गई हैं कि पार्श्व परावर्तन क्या था, समतल दर्पण क्या था, ये बातें हो गई हैं। हमने इससे पहले देखो पहले वाले पार्ट में गोलीय दर्पण पढ़ा था, तो गोलीय दर्पण की चर्चा कर ली थी। गोलीय दर्पण दो प्रकार का, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इनकी चर्चाएं हमने कर ली थी। अब हम पढ़ेंगे कि किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण करेंगे। ठीक है, इनका निरूपण करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण और फिर उत्तल दर्पण का निर्माण देखेंगे। लेकिन उसके लिए कुछ विशिष्ट प्रकार की किरणें देखेंगे। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कुछ विशिष्ट प्रकार की किरणें, या लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण यानी किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा
प्रतिबिंब का निरूपण कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे आप हेडिंग लगाएंगे। देखो आपको हेडिंग लगानी है अब आगे। अब आगे आपको हेडिंग लगानी है। देखो आगे आप हेडिंग लगाओ यहाँ पे, किरण आरेख किरण आरेख का किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। ठीक है विद्यार्थियों, ये करेंगे किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पणों को द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण किस प्रकार से किया जाता है। तो हम इनकी चर्चाएं करेंगे भाई। आज जो किरणें होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं। तो सबसे पहले जो किरण है उसकी चर्चा करेंगे। तो जो पहली किरण है उसकी चर्चा कर लेते हैं। 1 नंबर पर जो पहली हमारी किरण है उसकी किरण की बात कर लेते हैं, फोकसीय किरण। किसकी किरण की बात कर लेते हैं? फोकसीय किरण की बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, या पहले कर लें, ये कर लो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरण है ना, यानी परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण ये कहाँ से गुजरेगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर। ये कर लो आप पहली। मुख्य अक्ष के समांतर किरण। ठीक है विद्यार्थियों, तो पहली जो किरण है वो है मुख्य अक्ष के समांतर किरण। अब विद्यार्थियों याद रखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर जो गुजरने वाली किरण है वो हमेशा फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। तो ये बात आप याद रखेंगे कि मुख्य अक्ष से गुजरने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती है? फोकस बिंदु से गुजरती है। तो इसमें लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। फोकस बिंदु से गुजरती है। देखो भाई, हमने क्या लिखा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। कैसे? ध्यान देंगे, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ इसको। अवतल दर्पण से समझा देता हूँ, उत्तल दर्पण से थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा, तो अवतल दर्पण से मैं आपको समझा देता हूँ। देखो कैसे, ये जैसे आपका अवतल दर्पण हो गया है। अवतल दर्पण में बाहर की तरफ ये ऐसे लगाएंगे और अंदर की तरफ जो वर्कित क्षेत्र है वहाँ पे क्या होता है, ये परावर्तन का कार्य करता है। और ये आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पे मिडिल पॉइंट पे ये आपकी मुख्य अक्ष है। कौन सी है भाई? इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। बताई थी ना मैंने कि ये बीचों बीच सीधी रेखा गुजरती है दूरवो से, ये दूरवो होता है, इससे गुजरती है, इसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोला जाता है। और यहाँ पे आपका क्या होता है, आपने पढ़ा हो तो फोकस बिंदु होता है। ये क्या होता है? फोकस बिंदु होता है, पढ़ा है ना आपने फोकस बिंदु। और यहाँ से आपका वक्रता केंद्र होता है। क्या होता है? वक्रता केंद्र। हमने पढ़ा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, तो देखो मुख्य अक्ष के समांतर लाओ। मुख्य अक्ष के समांतर ये आ रही है किरण, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और परावर्तन के पश्चात मतलब यहाँ से टकराएगी,
क्या आएगी। अब देखो मुख्य अक्ष के समांतर ही आ रही ना, समांतर किरणें मैथ में पढ़ते हो ना समांतर, तो इसके समांतर है, यहाँ से टकराई और टकरा के कहाँ से जाती है, हमेशा फोकस से जाती है। देखो मैंने कहा परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है, फोकस बिंदु से जाती है। तो ये कहाँ से जाएगी, टकरा के फोकस बिंदु से जाएगी, हमेशा ऐसे जाएगी। आ रही बात समझ में, यानी कि ये मुख्य अक्ष के समांतर आई थी और यहाँ से फोकस से हमेशा गुजरती है, ऐसे तीर का निशान लगा के ये फोकस से जाती है। आ रही बात समझ में। तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरण हमेशा कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। कहाँ से जाती है भाई, फोकस से जाएगी। तो ये बात समझ में आ गई कि आपको कि ये किरणें कहाँ से जाती है, फोकस से। और इनका मिडिल पॉइंट ले तो ये वक्रता केंद्र पर मिलता हुआ आपको दिखाई देगा, ऐसे डैश 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 डैश, ये वक्रता केंद्र पे। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से जाएगी। चाहे नीचे से ले लो आप, नीचे से दूसरी किरण लेके देखें क्या, जैसे हमने ये किरण ली नीचे से, ध्यान देंगे ये भी तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है ना, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है भाई, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, यानी कि ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो यहाँ से टकराने के बाद ये कहाँ से जाएगी, हमेशा फोकस से ही जाएगी ना, तो ये भी कहाँ से जाएगी, फोकस से ही जाएगी। ऐसे आपको लिखनी है। आ रही बात समझ में। तो हमेशा याद रखना मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस बिंदु से जाती हैं। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें हो गई हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें हमेशा फोकस बिंदु से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, फोकस बिंदु से गुजरती है। ठीक है भाई, ये बात हो गई, पहली किरण की बात हो गई है। अब हम आगे चर्चा करेंगे अगली किरण की। अगली किरण हमारी है, अगली किरण की बात करेंगे फोकसीय किरण। कौन सी किरण की बात करेंगे, फोकसीय किरण की। तो दूसरी किरण लिखेंगे, फोकसीय। फोकसीय किरण, देखो फोकसीय किरण क्या है, यानी कि ये किरण फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी। ठीक है, तो ध्यान देंगे दूसरी किरण की बात करेंगे। इसमें आप लिखावट में लिखेंगे, लिखो इसमें फोकसीय किरण में लिखो, क्या लिखोगे, लिखो आपकी फोकस बिंदु से गुजरने वाली किरणें फोकस बिंदु से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये याद रखेंगे। दूसरी किरणें फोकसीय किरण, यानी फोकस बिंदु से गुजरने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। देखो इसमें समझेंगे भाई, फोकस बिंदु से आपको किरण गुजारनी है, फोकस बिंदु से आपको किरण गुजारेंगे और किसके समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखो कैसे, अभी समझेंगे। हमने बनाया था अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण बनाओ आप यहाँ पे। यह आपका अवतल दर्पण हो गया है। ठीक है, यह आपकी क्या हो गई भाई, मुख्य अक्ष हो गई है। क्या हो गई है, मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है भाई, यह आपका ध्रुव, यहाँ पे आपका फोकस है और ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है विद्यार्थियों, हमने क्या पढ़ा कि मुख्य अक्ष से गुजरने वाली किरण कहाँ से गुजरेगी, मुख्य अक्ष से गुजरेगी। देखो मुख्य अक्ष से गुजरेगी, फोकस बिंदु से, सॉरी, कहाँ से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजर रही है। तो फोकस बिंदु से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात यानी टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो कैसे, देखो यहाँ से कोई किरण आ रही है, ये आ रही है आपकी, ये आ रही है ऐसे, कहाँ से आ रही है, फोकस बिंदु से आ रही है। देखो फोकस बिंदु से आ रही है, फोकस बिंदु से ये आप दर्शा देना ऐसे आने वाला चिन्ह कि यहाँ से आ रही है, फोकस बिंदु से आ रही है और फोकस बिंदु से आके यहाँ से टकराएगी, टकरा के ये ऐसी हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है।
ठीक है, इसका विपरीत है, जैसे पहली किरण पड़ी थी उसका विपरीत है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण हमने फोकस से गुजारी थी और फोकस से आने वाली किरण को मुख्य अक्ष के समांतर गुजारी है आपने। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये याद रखेंगे कि फोकस से गुजरने वाली किरण हमेशा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। किसके समांतर हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये बात आपको कंप्लीट समझ में आ गई होगी कि फोकस बिंदु से गुजरने वाली किरणें कहाँ से जाती है, हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे कहाँ से जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये दूसरी किरण थी आपकी। तीसरी किरण की बात करेंगे अब आगे। तीसरी किरण की बात करेंगे कि जो वक्रता केंद्र से गुजरती है, किससे गुजरती है? वक्रता केंद्र से गुजरती है ना। तो याद रखेंगे आपको वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण, ध्यान देंगे। वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो किरण होती है वो वक्रता केंद्र पर ही वापस लौटने, जैसे जाती है वैसे ही वापस आ जाती है। यानी कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरणें क्या हो जाती हैं? आपकी वक्रता केंद्र की ओर ही निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर अनुदिश वापस लौट जाती है। यानी वापस उसी पथ पर क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। तो इसमें लिखेंगे कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर पुनः लौट आती है, पुनः उसी पथ पर लौट आती है। तो वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर पुनः लौट आती है। इसको भी देखो किरण आरेख की सहायता से समझाने की कोशिश करूंगा मैं यहाँ पे। यह आपका कौन सा दर्पण हो गया भाई? आपका ये अवतल दर्पण हो गया है। कौन सा दर्पण हो गया है? अवतल दर्पण हो गया है। ठीक है, डायग्राम वगैरह आप अच्छी तरह से बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई पेंसिल वगैरह नहीं है जिससे आप अच्छा बन सके। ये कोई बोर्ड भी नहीं है, ये क्या है? स्क्रीन है, बोर्ड की स्क्रीन है। इस पर क्या है? पेन फिसलता है तो अच्छी तरह से वक्र नहीं बन पाता है। तो आप अच्छी तरह से इसका वक्र वगैरह बनाएंगे। सबकी बार देखो ये वक्र अच्छा बना है ना। तो ये आपका दर्पण हो गया, ये आपकी फोकस हो गई है और ये आपकी वक्रता केंद्र हो गई है। हमने क्या लिखा है कि वक्रता केंद्र से गुजरेगी। तो वक्रता केंद्र से जैसे किरण गुजरती है, ये जैसे वक्रता केंद्र है, यहाँ से कोई किरण आ रही है, ठीक है, ये वक्रता केंद्र से आके टकराई और टकरा के वापस जाती है। यानी कि देखो ऐसे किरण आती है ऐसे और जाती भी ऐसे ही है, जैसे आती है वैसे ही गमन कर जाती है। तो वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण पुनः उसी पथ पर क्या हो जाती है? लौट, जैसे आती है उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण थी। तो ये 3 किरण हमने कंप्लीट देख ली हैं। अब चौथी किरण हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट है विद्यार्थियों। अब आप चौथी किरण में लिखेंगे, चौथी किरण लिखेंगे आप तिर्यक किरण। कौन सी लिखेंगे? तिर्यक किरण लिखेंगे। तिर्यक किरण की बात करेंगे, लास्ट किरण की बात करेंगे। ये लास्ट किरण है आपकी, तो तिर्यक किरण बोल सकते हो आप इसको। क्या बोल सकते हो विद्यार्थियों? तिर्यक किरण। तिर्यक किरण, देखो तिर्यक किरण क्या होती है? यानी कि तिर्यक दिशा में गमन करती है, तो वो तिर्यक दिशा में क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। देखो कैसे लौटती है, इसकी आप लिखेंगे। पहले तो तिर्यक किरण लिख रहे हैं ना, तो तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाती है। ठीक है भाई, आपको इसमें लिखना है। इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण बनाते हुए, यानी समान कोण बनाते हैं और परावर्तन के नियमों का पालन भी करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। आप लिखेंगे कि तिर्यक दिशा में
लिखो इसमें मुख्य अक्ष है ना, ये मुख्य अक्ष ही आपती होती है ना, लिखो मुख्य अक्ष से या ऐसे लिख लो तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में आपतित किरण परावर्तन के पश्चात तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाती है। ठीक है विद्यार्थियों, कैसे ध्यान देंगे इसमें, जैसे हमने चित्र बनाया ये अवतल दर्पण का, मैंने ये सभी किरण आपको अवतल दर्पण से ही समझाई है। उत्तल दर्पण में भी हो सकता है ऐसे कैसे ही, ठीक है। तो अवतल और उत्तल दोनों में होता है ये चीज़ें। ये आपका मुख्य अक्ष हो गई, क्या हो गई, ये मुख्य अक्ष हो गई है। ठीक है विद्यार्थियों, ये आपकी क्या है, फोकस बिंदु है, और ये आपका वक्रता केंद्र है। देखो तिर्यक दिशा में आती है किरण, कौन सी दिशा में आती है, तिर्यक दिशा में। ऐसे आपकी आती है किरण यहाँ से जैसे आ गई, और ऐसे तिर्यक दिशा में दो रूप आपतित होती है यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे। तो तिर्यक दिशा में ऐसे कैसे गमन कर जाती है वापस, ये याद रखेंगे। अगर तिर्यक दिशा में आपतित होती है तो तिर्यक दिशा में वो क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ये बोलते हैं तिर्यक किरण। इसको कौन सी किरण बोलते हैं, तिर्यक किरण बोलते हैं। ऐसे आपतित होगी तो इस प्रकार से वो क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इसमें देखो आपतन कोण आई, ये आपतन कोण हो गया, और ये कौन सा कोण हो गया, परावर्तन कोण। तो इसमें क्या होता है, कोण आई और कोण आर क्या होता है, बराबर होता है। तो ये याद रखेंगे, तिर्यक किरण में आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये किरण थी, ये क्या थी, किरणें थी। अब इन किरणों के आधार पर ही हम क्या देखेंगे, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण देखेंगे। और सबसे पहले हम अवतल दर्पण से देखेंगे। किससे देखेंगे, अवतल दर्पण से देखेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो अभी हमने देखेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब को निर्माण। ठीक है विद्यार्थियों, तो आगे हेडिंग लगाएंगे, आगे आप लिखो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। देखो विद्यार्थी, इनको अच्छी तरह से बनाना सीख जाना, प्रतिबिंब किस प्रकार से बनाए जाते हैं। अगर ये सीख गए ना तो आपके 3 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि अवतल दर्पण से और उत्तल दर्पण से ये प्रतिबिंब का निर्माण करवाता है ना, यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन पहुंचता है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण या प्रतिबिंब का बनाना। देखो विद्यार्थियों, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण देखेंगे कि किस प्रकार से निर्माण किया जाता है। तो इसकी अलग अलग कंडीशन होती हैं, वो कंडीशन आपको याद रखनी है। तो पहली कंडीशन 1 नंबर पे जो कंडीशन आती है उसकी बात करेंगे 1 नंबर पे। ठीक है, 6 कंडीशन बनती हैं इसकी। कितनी कंडीशन बनेंगी, 6 कंडीशन। पहली कंडीशन है कि यदि बिंब की स्थिति, देखो ध्यान से लिखेंगे इसमें, यदि जो बिंब है आपका, बिंब की जो स्थिति है, पहली स्थिति में बिंब की स्थिति कहाँ है, ये आपको क्वेश्चन में देगा। बिंब की स्थिति आपको क्वेश्चन में देगा, और कोई भी स्थिति और कुछ भी नहीं देगा आपको, केवल बिंब की स्थिति। तो बिंब की स्थिति लिखनी है आपको। एक भाई प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब की स्थिति एक लिखते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है विद्यार्थियों, एक प्रतिबिंब की स्थिति। तीसरी बात लिखते हैं, प्रतिबिंब का जो आपका साइज है वो लिखना है कि प्रतिबिंब का साइज कितना कैसा होगा। तो प्रतिबिंब का साइज,
ठीक है। और चौथी बात लिखनी है प्रतिबिंब की प्रकृति। देखो भाई, आपको बिंब की स्थिति देगा और प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और स्वरूप आपको पूछेगा, यानी प्रकृति पूछेगा, ये चीजें आपको पूछेगा। और किरण आरेख भी बनवाएगा, इसका क्या बनवाएगा, किरण आरेख भी बनवाएगा। तो ध्यान देंगे, लिखेंगे अगर बिंब की स्थिति अनंत पर हो, कहाँ पे हो, अनंत पर। ये क्वेश्चन में देगा कि यदि बिंब की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, कैसा साइज होगा, किस प्रकृति की होगी, और इसका किरण आरेख भी बनाइए। तो किरण आरेख भी आपको बनाना है। तो किस प्रकार से बनाएंगे, इन चीज़ों को आप समझेंगे अच्छी तरह से। अगर ये चीज़ें आप समझ गए हैं तो आप अच्छी तरह से इनका प्रतिबिंब बना देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो अनंत पर है। अब ध्यान देंगे, अगर प्रतिबिंब अनंत पर है, प्रतिबिंब कहाँ है, अनंत पर है, तो आपका जो प्रतिबिंब है वो फोकस पर बनता है। कहाँ पे बनता है विद्यार्थियों, फोकस पर, ऐप पर बनेगा। ठीक है, ऐप का मतलब फोकस ही होता है, मैंने लिखा दिया था फोकस बिंदु, तो ऐप पर बनेगा इसका प्रतिबिंब। और ये क्या होता है, अत्यधिक ही छोटा होता है। कैसा होगा, अत्यधिक छोटा। ये चीजें आपको याद रखनी होगी। प्रकृति वह किस प्रकार का बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब इसका किरण आरेख बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इसका किरण आरेख बनाएंगे। और किरण आरेख अच्छी तरह से बनाएंगे, इसको समझेंगे, पूरा बनाना आना चाहिए आपको किरण आरेख। देखो किस प्रकार से बनाएंगे विद्यार्थियों, थोड़ा सा समझना इस चीज़ों को। ठीक है विद्यार्थियों, देखो विद्यार्थियों, पहले तो कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण। तो अब की बार आपको अवतल ही बनाना है, ना कि उत्तल बनाना है। जब अवतल का पूछे तो अवतल, उत्तल का पूछे तो उत्तल बनाना है। तो आपको कौन सा दर्पण बनाना है विद्यार्थियों, आपको बनाना है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण किस प्रकार का बनता है, आपको बनाना आना चाहिए। यह आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, यह अवतल दर्पण है। ठीक है, फिर इसमें आपको लिखनी है मुख्य अक्ष। कौन सी दर्शानी है आपको, मुख्य अक्ष। यह आपकी बीचों बीच जो रेखा जाती है वो होती है मुख्य अक्ष। यह आपकी मुख्य अक्ष है। ठीक है, इसको आपका पी ध्रुव हो जाएगा, ये ध्रुव हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, और पी ध्रुव के बाद में यह आपका फोकस बिंदु, यहाँ पे फोकस बिंदु। आप कहीं ये एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से, नाप जो के लिखना, आपको एडजस्ट करना है। या इतनी दूरी है पे तो इतनी दूरी पर आपका सी होगा, इतना यहाँ पे वक्रता केंद्र होगा। या आपको अंदाज से ले लेना है, सही दूरी पर सम्मान लेंगे। दूरी देखो इनकी बीच की और इनकी बीच की, ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी बराबर सी होगी। ठीक है, अब आपने क्या लिखा कि बिंब की स्थिति कहाँ पे है, अनंत पर, यानी वस्तु कहाँ पे है, अनंत पर खड़ी है। तो आपको दर्पण में इसका प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा, कहाँ पे बनेगा। तो वस्तु कहाँ पे है, अनंत पर है। तो देखो अनंत कहाँ होता है, यहाँ होता है। देखो अनंत भाई लास्ट में कहीं भी अनंत हो जाएगा। यहाँ से कोई किरण आ रही है, अनंत पे आ रही है, ऐसे दिखाएंगे आप दिखाएंगे अनंत पर, अनंत पर आ रही है किरण। ठीक है, तो जैसे अनंत पर आ रही है ऐसे किरण, आप भाई यहाँ अनंत से आ रही है, आपकी आ रही है अंदर ऐसे अनंत से, ये कोई किरण आ रही है ऐसे, आप देखो आ रही है, अनंत से आ गई है। अब मैंने लिखा था कि जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती है तो वो हमेशा फोकस से गुजरती है, और हमने देखा प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। तो ये कहाँ से गुजरेगी विद्यार्थियों, फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। सीधी लिखा दें। ठीक है, तो ये गुजर गई आपकी फोकस से। कहाँ से गुजर गई, फोकस से। ये किरण दर्शा दिया। एक किरण आपको नीचे से दर्शानी है, ऐसे कैसे ही, तो नीचे से जैसे हमने दर्शाई ऐसे ही अनंत से किरण ली, भाई अनंत से किरण आ रही है। ठीक है, ये आ गई। ठीक है, तो ये भी कहाँ से गुजरेगी, मुख्य अक्ष फोकस से गुजरेगी। देखो यहाँ से फोकस से गुजर रही है ना, ये किरण गुजर रही है भाई, फोकस से गुजर रही है। ये फोकस से गुजर रही है, जा रही है फोकस से किरणें। ठीक है विद्यार्थियों, तो ऐसे जाएगी। ये किरण आई है यहाँ से और ये आपकी चली गई है यहाँ से।
तो देखो यहाँ पे आपने देखा कि ये ऐप पर क्या हो रही है, दोनों काट रही है, यहाँ पे काट रही है ना दोनों, जहाँ पे काटती हैं वही क्या होता है, इसका प्रतिबिंब हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रतिबिंब हो जाता है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आपका बन रहा है किस पर, आपका ऐप पर बन रहा है, ये प्रतिबिंब बन रहा है ना। तो ये प्रतिबिंब बी से, प्रतिबिंब को लिखते हैं बी से, तो ये प्रतिबिंब बन गया। और ये बिंब दर्शाएंगे यहाँ पे, भाई बिंब कहाँ से लिया आपने, बिंब आपने अनंत से लिया, ये बिंब आपका अनंत से लिया है यहाँ से। तो दर्शा देंगे भाई, आपने एक किरण ली है यहाँ से अनंत से, एक तो ए ली है और एक दूसरी किरण कौन सी ली है, बी ली आपने, है ना, अनंत से ली है। यहाँ लिख देंगे अनंत, अनंत पर। ठीक है, तो ये फोकस पर बन जाएगा। इस प्रकार से बनाएंगे इसका किरण आरेख। तो ये किरण आरेख बन जाएगा। पहली स्थिति आपकी कंप्लीट हो गई है। पहली स्थिति क्या थी, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण था। तो अवतल दर्पण से हमने प्रतिबिंब का निर्माण कर दिया है। तो पहली कंडीशन है कि जब बिंब की स्थिति अनंत पर हो तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो ऐप पर बनेगा। कहाँ पे बनेगा विद्यार्थियों, देखो आपने देखा कि ये देखो किरण जा रही है, यहाँ से टकरा के ये जा रही है, फोकस से जाएगी, और ये भी देखो फोकस से ही जा रही है। ठीक है, तो दोनों कहाँ पे काटती हैं, यहाँ फोकस पर काटती हैं, ये फोकस पे काटती हैं। तो यहाँ पे इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और वस्तु कहाँ से आ रही है, देखो यहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है, यहाँ अनंत से आ रही हैं, तो अनंत से आ रही हैं। ठीक है, तो बिंब की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब आपका फोकस पर बनेगा। कहाँ पे बनेगा भाई, फोकस पे बनेगा। तो ये पहली कंडीशन आपकी कंप्लीट हो गई। अब दूसरी कंडीशन देखेंगे इसकी। पहली कंडीशन कंप्लीट, इसका किरण आरेख बना दिया हमने। दूसरी कंडीशन लिखेंगे इसकी, कौन सी लिखेंगे, दूसरी स्थिति। तो दूसरी लिखो, अब देखो दूसरी स्थिति लिखेंगे, वही बातें लिखेंगे जब बिंब की स्थिति, एक तो बिंब की स्थिति लिखेंगे एक तो, फिर वही प्रतिबिंब की स्थिति, फिर आपका क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब का आकार या साइज, फिर क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति, ये लिखेंगे। ठीक है विद्यार्थी, देखो ये आपको बिंब की स्थिति देगा, बिंब की स्थिति आपको देगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब की बार दे रहे सी से परे, किससे दे रखा आपको, सी से, जो आपकी इसकी स्थिति है वो है सी से परे है। सी से परे भी बोल सकते हैं, परे या दूर, है ना, सी से परे बोल सकते हैं, या इसको आप बोल सकते हो, या आप इसको लिख सकते हो सी व अनंत के मध्य, के मध्य भी बोल सकते हो, सी व अनंत के मध्य बोल सकते हो। ये कंडीशन आपको दे दिया कि सी के परे है बिंब की स्थिति या सी व अनंत के मध्य है। तो बताओ ये प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बनेगी। तो आपको ये याद रखनी है, अगर प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी तो वो एफ व सी के बीच बनेगी। किसके बीच है, एफ व सी के बीच बनेगी, एफ व सी के बीच बनेगी। ठीक है, आकार इसका छोटा होगा, अत्यधिक छोटा नहीं, केवल छोटा बोल सकते हो, और वास्तविक और उल्टा, ये चलता जाएगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब इसका किरण आरेख बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इसका किरण आरेख। देखो किरण आरेख किस प्रकार से बनेगा, किरण आरेख को समझेंगे। या आपका अवतल दर्पण चल रहा है ना, तो अवतल दर्पण बनाएंगे आप ऐसे, यह आपका अवतल दर्पण हो गया है। ठीक है, इसका आप ये भी लिख सकते हो द्वार्क MN। यह आपका अवतल दर्पण हो गया है, और ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई है, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई है। ठीक है, ये इसका दूरव हो गया है, ये इसकी फोकस बिंदु, और ये इसका वक्रता केंद्र है। ठीक है, अब देखो बिंब की स्थिति क्या है, सी से परे है, यानी सी से और अनंत के बीच में है।
ठीक है। तो सी व अनंत के बीच में, तो ये इधर वाला अनंत हो गया, ये सी हो गया, तो यहाँ पे आपको ले लेंगे बिंब की स्थिति, यहाँ पे बिंब की स्थिति होगी। ठीक है, ये बिंब हो गया आपका, ऐसे आएगी किरण, या आपका यहाँ पे भी लिख सकते हो आप बिंब है सी से परे, या आप बोल सकते हो सी व अनंत के मध्य, यह आपका बिंब हो गया। तो देखो प्रतिबिंब एफ व सी के बीच में बनेगा। कहाँ पे बनेगा? एफ व सी के। आपने देखा मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो तो हमेशा कहाँ से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। तो ये फोकस से गुजार दिया आपने, सीधी की सीधी गुजारेंगे। अगर सीधी की सीधी गुजारेंगे तो अच्छी तरह से आपको प्राप्त होंगी ये प्रतिबिंब, ये प्राप्त हो गया। और दूसरा जो आपको प्राप्त होगा वो आपको हमेशा फोकस ऐसे गुजारनी बीच से, हमेशा इसमें फोकस से गुजारेंगे बीच से, ऐसे ऐसे गुजारेंगे। देखो ये टकराई, यहाँ से टकरा के जा रही है, ये चली गई। देखते हैं, देखो दोनों किरणें यहाँ टकराती हैं, यहाँ पे प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, ये बी लिख सकते हो इसका प्रतिबिंब। तो देखो सी व एफ के बीच में बन रहा है, किसके बीच में बन रहा है भाई? सी व एफ के बीच में इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो देखो सी एफ के बीच में बन रहा है, प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा और वास्तविक उल्टा होगा। तो इस प्रकार से इसकी स्थिति बना सकते हैं किरण आरेख के द्वारा। तो ये दूसरी स्थिति हो गई आपकी, जब बिंब की स्थिति सी से परे यानी सी व अनंत के मध्य होता है तो प्रतिबिंब हमेशा एफ व सी के बीच बनेगा और प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक व उल्टा होगा। ठीक है। अवतल दर्पण चल रहे तो अवतल दर्पण में मैंने देखा था कि वास्तविक व उल्टे ही बनते हैं प्रतिबिंब। अगर उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो वहाँ पे आभासी व सीधे बनेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, आगे तीसरी कंडीशन देखते हैं। इसकी 6 स्थितियाँ बनेंगी, दो स्थितियाँ हमने देख ली हैं। तीसरी स्थिति देखो, वही चारों बातें लिखेंगे। बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति, फिर लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति लिख देंगे, फिर लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार यानी साइज भी बोल सकते हो, और फिर इसकी प्रकृति बतानी है, प्रतिबिंब की प्रकृति। देखो भाई तीसरी स्थिति है, तीसरी स्थिति की बात करते हैं तो ध्यान से देखेंगे। जब बिंब की स्थिति सी पर हो, कहाँ पे हो? सी पर। जब बिंब की स्थिति सी पर है तो आपका प्रतिबिंब भी किस पर बनेगा? सी पर ही बनेगा। किस पर बनेगा? सी पर बनेगा, और समान साइज का बनेगा। क्यों बनेगा भाई समान साइज का? क्योंकि बिंब भी सी पर है और प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा, तो आकार क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा, समान आकार का बनेगा। समान आकार का मतलब है कि बिंब का आकार का ही बनेगा, बिंब और प्रतिबिंब का आकार समान होगा, और वही कैसा बनेगा आपका? वास्तविक व उल्टा। ठीक है, आप देखो इसका किरण आरेख बनाते हैं, वह किस प्रकार से बनेगा। तो इसका किरण आरेख बनाएंगे नीचे। देखो आपका अवतल दर्पण चल रहा है तो अवतल दर्पण बनाएंगे। ये आपका अवतल दर्पण हो गया है, यहाँ पे ये अवतल दर्पण बना दिया है। ये इसकी क्या होगी? मुख्य अक्ष हो जाएगी। ठीक है, ये इसका ध्रुव हो जाएगा, ये इसका द्वारक हो जाएगा, यहाँ पे फोकस बिंदु आती है और यहाँ पे वक्रता केंद्र आ जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो ये तो इसका किरण बन गया। अब इसको दर्शाएंगे भाई बिंब की स्थिति कहाँ पे? सी पर है। जब बिंब की स्थिति सी पर, देखो सी से लेंगे, ये से सीधे की सीधी आप सी पर। ठीक है, सी पर है तो सी से चली किरण और ये मुख्य अक्ष के समांतर गई। हमने पढ़ी थी मुख्य अक्ष से समांतर किरणें जाती हैं तो वो हमेशा फोकस से गुजरती हैं। तो कहाँ से गुजारनी विद्यार्थियों? फोकस से गुजारनी इसको। ये आपका बिंब हो गया तो यहाँ लिख देंगे बिंब, और इसको गुजारनी है फोकस से। तो फोकस से गुजारेंगे आप इसको, सीधी की सीधी गुजारेंगे तो आपका प्रतिबिंब सही स्थिति पर आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर सीधी रेखा नहीं होगी तो आपका प्रतिबिंब गलत प्राप्त होगा, सीधी रेखा होनी चाहिए। अब दूसरी किरण आपको कहाँ से प्राप्त करनी है? ऐसे प्राप्त करनी है, फोकस है। ठीक है, यहाँ से टकराती है और यहाँ पे आपको जाती है।
देखो विद्यार्थी, यहाँ दोनों किरणें टकराती हैं और आप देख लो ये प्रतिबिंब भी आपका कहाँ पे जा रहा है, सी पर ही जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है, सी पर। तो ये आपका बिंब प्रतिबिंब बन जाता है सी पर ही, समान आकार का। तो ये किरण आती है, ये आपकी चली जाती है एक तो, और ये ऐसे किरण आती है, ये आपकी ऐसे चली जाती है। ठीक है, तो ये इसका किरण आरेख बन जाएगा तीसरी स्थिति का, कि बिंब की स्थिति अगर सी पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति भी सी पर ही होगी, और दोनों अगर सी पर हैं तो इसका साइज क्या हो जाएगा, समान आकार का हो जाएगा, और प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो वास्तविक को उल्टा हो जाएगा। ये किरण आरेख मैंने बना दिया है, ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, अब इसकी चौथी स्थिति देखेंगे। 6 स्थितियां हैं जिनमें 3 स्थितियां हमने देख ली है। चौथी स्थिति देखेंगे जब सी तथा एफ के बीच में हो। जब बिंब की स्थिति कहाँ पे होती है, सी तथा एफ के बीच में। तो आप लिखेंगे पहले तो बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति, फिर आता है वही प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, फिर आता है प्रतिबिंब का साइज, और फिर क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति लिखेंगे, की प्रकृति। ठीक है, तो देखो चौथी स्थिति है, तो इसमें देखो ध्यान देंगे, जब बिंब की स्थिति आपकी एफ सी के बीच हो, एफ व सी के बीच, आपको फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में लेना है बिंब की स्थिति। तो आप इसके बीच में लेंगे तो आपका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनेगा, सी से परे बनेगा, यानी सी से दूर बनेगा। तो आप प्रतिबिंब बनेगा सी से दूर बोल सकते हो या परे बोल सकते हो, सी से परे, परे का मतलब दूर है ना, सी से दूर बनेगा। प्रतिबिंब का जो साइज होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा भाई, बड़ा होगा, बड़ा होगा, क्योंकि सी से दूर बनेगा तो बड़ा ही होगा। जैसे जैसे आगे जाता जाएगा बड़ा बनता जाएगा ना। प्रतिबिंब की प्रकृति हो जाएगी वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। ठीक है, अब ध्यान देंगे आगे, अब इसका किरण आरेख बनाएंगे। तो देखो किरण आरेख बनाते हैं इसका। दर्पण कौन सा है आपका, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण बनाएंगे यहाँ पे, यह आपका अवतल दर्पण है। ये इसकी क्या होगी, मुख्य अक्ष हो जाएगी। यहाँ पे P हो जाएगा दूर, ये इसका द्वारक हो जाएगा, ये इसकी फोकस बिंदु हो जाएगी, ये इसकी वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है, देखो स्थितियाँ देखो, बिंब की स्थिति कहाँ पे है, एफ और सी के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में है। इन दोनों के बीच में लेते हैं, यहाँ पे लेंगे बीच में, बीच में ले लेते हैं, ये ले लिया यहाँ पे, ये ऐसे सीधी जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, बिंब हो गया है। यहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आई है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें हमेशा कहाँ से गुजरती हैं, फोकस से गुजरती हैं। तो इसको आप फोकस से गुजारेंगे। ठीक है, फिर देखो बिंब से लेंगे आपको, यहाँ से फोकस से गुजारेंगे। हमने पढ़ा था जब फोकस से गुजरती हैं किरणें तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। फोकस से गुजरने वाली मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस से चली जाती हैं। ये किरणें हमने पढ़ ली हैं। तो यहाँ से गुजरेंगी और यहाँ से जाएंगी ये किरणें। देखो ध्यान से देखेंगे इसको, कहाँ पे काटती हैं ये। ठीक है, सीधा बनाएंगे आप यहाँ पे, थोड़ा सा रेखा दोबारा से बनाएंगे इसको। देखो देखते हैं, यहाँ पे सीधी रेखा नहीं बन पाई थी ना, ये सीधी रेखा नहीं है, इस ऐसे आएगी थोड़ी, ऐसे। ये आपका ये तो जा रही है सीधी की सीधी, सीधी रेखा बनाएंगे इसकी, और ये सीधे गुजारेंगे आप ऐसे। तो ऐसे देखेंगे, सीधी बनानी है आपको। अगर सीधी बनाएंगे तो अच्छी तरह से आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे काटती हैं तो यह देखते हैं आपको सी से दूर बन रहा है प्रतिबिंब। कहाँ से बन रहा है, सी से दूर बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है विद्यार्थियों,
तो ऐसे बना लेंगे आप इसको। ये आपकी चौथी कंडीशन होगी। इसका किरण आरेख भी बना दिया है। अब पांचवी कंडीशन देखते हैं इसकी। पांचवें नंबर पे देखेंगे, वही पहले तो वही बातें लिखेंगे। बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति, फिर किसकी स्थिति आ जाएगी? प्रतिबिंब की स्थिति आ जाएगी। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का साइज आ जाएगा। फिर प्रतिबिंब का साइज, और लास्ट में आपको क्या बताना है? इसका प्रकृति बतानी है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, आपको एग्जाम में केवल बिंब की स्थिति देगा, बाकी तीनों स्थितियाँ आपको खुद को लिखनी है और किरण आरेख आपको खुद को बनाना है। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से इनको समझेंगे भाई किरण आरेख किस प्रकार से बनाया जा रहा है। तो बिंब की स्थिति अब की बार कहाँ पे है? ऐप पर है, यानी फोकस बिंदु पर है। अगर बिंब की स्थिति फोकस पर होती है तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा। कहाँ पे बनेगा? अनंत पर बनेगा। तो आप लिखेंगे इसकी अनंत पर, अनंत पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा, और ये जो होगा वो अत्यधिक बड़ा होगा, अत्यधिक बड़ा, और जो प्रकृति होगी वही वास्तविक उल्टा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। ठीक है, देखते हैं इसका किरण आरेख किस प्रकार से बनता है। तो ध्यान से देखेंगे इसका किरण आरेख। ये आपका अवतल दर्पण हो गया है। ये इसकी मुख्य अक्ष हो जाएगी। ये इसका ध्रुव हो जाएगा। ये इसका द्वारक हो जाएगा। यहाँ पे इसकी फोकस बिंदु हो जाए, फोकस, और ये इसकी वक्रता केंद्र हो जाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, हमने देखा कि किरणें कहाँ से, बिंब से, यानी कि बिंब की स्थिति फोकस पर है, तो फोकस पर, यहाँ तो फोकस पर ले लेंगे। यह आपकी बिंब हो गया है। ठीक है, बिंब हो गया तो कहाँ से गुजरेगा? मुख्य अक्ष के समांतराई है, तो मुख्य अक्ष के समांतराई है तो ये फोकस से गुजरेगी। ऐसे रेखा गुजरेगी फोकस से, सीधी की सीधा ये किरण आती है और ये फोकस से गुजर जाती है। ठीक है, फोकस से गुजरेगी। दूसरी किरण हम कहाँ से लेते हैं? यहाँ से बीचों बीच से लेते हैं इसकी। ध्यान से देखेंगे विद्यार्थियों, एक मिनट ध्यान देंगे। आपकी जो ये किरण है फोकस से गुजर रही है ने। ठीक है विद्यार्थियों, फोकस से ही तो गुजर रही है भाई, फोकस से हमने लिया है, तो इसकी जो कंडीशन है आपकी, फोकस से लिए तो फोकस से गुजर गई आपकी, और दूसरी किरण कहाँ से? बीच से लिया आपने, फोकस से ही उसको गुजारनी है, फोकस से ही उसको गुजारनी है, तो ये तो फोकस से गुजर गई है। ठीक है, और दूसरी अनंत पर बनेगा, इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? अनंत पर बनेगा। तो देखो कैसे आएगा, ऐसे किरण आती है ऐसे, और ऐसे आएगी, और ऐसे सीधी की सीधी गुजरेगी। भाई तिरक है तो तिरक दिशा में गुजरेगी ऐसे, तो देखो अनंत दिशा में, यानी कि आगे कहीं पे बनेगा, अनंत पर बनेगा। ऐसे आपको अनंत दिखाना है, अनंत पर बनेगा। तो यहाँ पे कहाँ बनेगा? ये अनंत पर बनेगा, अनंत लिख देंगे यहाँ पे, अनंत पर बनेगा।
ऐसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे जाएगा अनंत पर बनेगा। ठीक है, अनंत पर बनेगा। तो ये आपकी कंडीशन कौन सी हो जाएगी, ये आपकी 5वीं कंडीशन कंप्लीट हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसका किरण आरेख बनेगा। लास्ट हम कंडीशन देखेंगे वो थोड़ी सी अलग टाइप की है, क्योंकि उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी व सीधा बनेगा। कैसा बनेगा भाई, आभासी व सीधा बनेगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो लास्ट कंडीशन आप लिखेंगे इसकी अवतल दर्पण की। तो ये अवतल दर्पण की हो जाएंगी। फिर उत्तल दर्पण की देख लें भाई, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो अब लिखेंगे आप 6ठी कंडीशन इसकी, बिंब की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब का साइज प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे इसमें, इस कंडीशन में क्या होता है, जब बिंब की स्थिति कहाँ पे हो, P तथा ऐप के बीच। P का मतलब दूर होगा, P का मतलब क्या होगा, दूर है। तो P व ऐप के बीच, P व ऐप, P का मतलब दूर और ऐप का मतलब फोकस बिंदु है ना। तो दर्पण के पीछे बनेगा। ये कहाँ बनेगा भाई, दर्पण के पीछे बनेगा। और दर्पण के पीछे बनते हैं वो होते हैं आभासी, और दर्पण के सामने बनते हैं वो होते हैं वास्तविक। ठीक है भाई विद्यार्थियों, तो ये बड़ा बनेगा ये भी, और आभासी व सीधा कर देंगे इसमें। यही कंडीशन अलग होती है इसकी, आभासी व सीधा, क्योंकि सभी वास्तविक व उल्टे बनते हैं, लेकिन ये कंडीशन इसकी क्या होती है, आभासी व सीधा बनता है। तो ये कंडीशन आपको थोड़ी सी याद रखनी है, इसकी थोड़ी सी हट के है ना। तो देखो इसका किस प्रकार से बनेगा किरण आरेख, वो समझेंगे। ये क्या हो गया इसका, ये आपका P हो गया दूरव, ये आपका फोकस बिंदु हो गया, और ये इसका वक्रता केंद्र हो गया है। ठीक है विद्यार्थियों, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। दर्पण के पीछे बनेगा तो आपको प्रतिबिंब कहाँ लेना है, यहाँ पे लेना है बिंब की स्थिति, क्योंकि दूरव के बीच में और फोकस के बीच में यहाँ से तो लेंगे, तो दूरव और फोकस के बीच में यहाँ से हो जाएगा आपका। ठीक है विद्यार्थियों, ध्यान से देखेंगे इसको किस प्रकार से बनाया जा रहा है, ये थोड़ा सा समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसका। ठीक है, तो यहाँ से आया किरण, यहाँ से टकराई किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आई है, मुख्य अक्ष के समांतर आई तो कहाँ से गुजरनी चाहिए थी भाई, देखो सीधी ऐसे कैसे जाएगी ये किरण, देखो कहाँ से जाएगी, ये आपका बिंब है, क्या ये यहाँ पे तो बिंब है ये। ठीक है, इस प्रकार से ये तो बिंब हो गया है। आपने यहाँ से लिया इसको किरण को, तो ये किरण तो आपकी कहाँ से गुजरेगी भाई, एक बार समझेंगे इसको, बाद में बना लेंगे चाहे, ऐसे जाएगी। और ये किरण यहाँ से जाएगी ऐसे, तो तिरछी गमन करेगी, क्या करेगी, तिरछी गमन करेगी। यहाँ से ऐसे जानी चाहिए तिरछी गमन। लेकिन अगर इनको पीछे की साइड में मिलाते हैं, इन किरणों को क्या करते हैं, पीछे की साइड में मिलाएंगे, ऐसे किरणों को ऐसे पीछे की साइड में मिलाओगे आप, तो ध्यान देंगे ऐसे आपको किरण इसका पीछे की साइड में मिलाओगे आप, तो आपको यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनता दिखाई देगा। यहाँ पे इनका क्या दिखाई देगा, प्रतिबिंब दिखाई देगा। ये प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे इसका, ये प्रतिबिंब बन जाएगा यहाँ पे इसका पीछे की साइड में, दर्पण के पीछे इसका क्या बन जाएगा यहाँ पे, प्रतिबिंब बन जाएगा यहाँ, ये इसका प्रतिबिंब बन जाएगा यहाँ पे।
ठीक है। तो दर्पण के पीछे इसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ये स्थिति थोड़ी सी हार्ड लेवल की है, तो इसको थोड़ा सा समझेंगे कि पीछे की साइड में आप इनको खींचेंगे इन रेखाओं को, तो पीछे की साइड में ये क्या बनेगा, इसका दर्पण का क्या बनेगा, अच्छी तरह से इसका प्रतिबिंब। देखो यहाँ पे क्या है, ये दर्पण स्क्रीन पर अच्छी तरह से दिख नहीं पाता है आपको, मतलब बन नहीं पाता है, तो किताब में अच्छी तरह से दे रखा है, तो इसको अच्छी तरह से और भी वहाँ पे देख के बना लेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आपकी क्या होती है, अवतल दर्पण की 6 कंडीशन होती है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण हो गया है। इसी प्रकार हम क्या देखेंगे, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण देखेंगे। तो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब का निर्माण है उसकी 2 ही कंडीशन होती हैं। कितनी कंडीशन होती हैं, 2 कंडीशन ही होती हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे उत्तल दर्पण और जो आपका अवतल दर्पण है, इससे क्या देखेंगे हम, इससे आपको क्या देखना है, आपके उपयोग देखने हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग देखने हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आपको देखेंगे, फिर ये दर्पणों से संबंधित चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा ना। तो आगे और भी इसमें आएगा, लेकिन दर्पण की बात कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आगे चर्चा करते हैं। अबे आगे हेडिंग लगाएंगे, आगे हेडिंग लगाओ, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण देखेंगे। इसकी 2 कंडीशन होती हैं। कितनी कंडीशन होती हैं, 2 कंडीशन होती हैं। तो पहली कंडीशन लिखेंगे आप, पहली लिखेंगे बिंब की स्थिति, 1 नंबर पे लिखेंगे बिंब की स्थिति। वही बातें लिखनी है आपको, बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का साइज, और प्रतिबिंब की प्रकृति। यह आपको बतानी है। ठीक है विद्यार्थियों, तो बिंब की स्थिति तो क्या है, आपको इसमें लिखनी है। जब बिंब की स्थिति कहाँ पे हो, अनंत पर हो। कहाँ पे हो विद्यार्थियों, अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब बनेगा आपका फोकस ऐप पर, दर्पण के पीछे। ऐप पर बनेगा, लेकिन दर्पण के पीछे बनेगा, पीछे। ठीक है, साइज इसका छोटा होगा, अत्यधिक छोटा बोल सकते हैं इसको, अत्यधिक छोटा, और आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी व सीधा बनेगा। यानी केवल हमारे को बनता हुआ आभास होगा, इसमें बनेगा नहीं, लेकिन बनता हुआ आभास होगा। जैसे हमने अवतल दर्पण की 6ठी कंडीशन देखी थी ना, उसी प्रकार के दर्पण इसमें बनेंगे। अब दर्पण हमारे पास कौन से हैं भाई, उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण किस प्रकार से बनता है वो बनाएंगे पहले। तो उत्तल दर्पण बनता है उस प्रकार का बनाएंगे। तो उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, ये उल्टा बनेगा ऐसे, ये उत्तल दर्पण। देखो यहाँ दोबारा से बनाता हूँ मैं इसको, ऐसे बनेगा उत्तल दर्पण, ऐसे बनता है। इसमें क्या होगा भाई, उत्तल दर्पण में देखो अंदर की तरफ वर्कित होगा ये ऐसे। ये भी ध्यान रखना, उत्तल पूछे तो उत्तल ही बनाना है आपको, अवतल मत बना देना। इसमें उत्तल दर्पण बनाना है ना, उत्तल दर्पण बना दिया आपने। इसमें ये इसका द्वारक हो जाएगा mn, और ये इसकी मुख्य अक्ष हो जाएगी, ये मुख्य अक्ष चली जाएगी, और इसका ये दूरव हो जाएगा p, इसका क्या हो जाएगा, दूरव हो जाएगा। अनंत से किरणें आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं विद्यार्थियों, अनंत से आ रही हैं। तो देखो यहाँ पे देखो, ये दर्पण के पीछे हो गए, यहाँ पे तो आपका f हो जाएगा, और यहाँ पे इसका c हो जाएगा। अनंत से किरणें आ रही हैं विद्यार्थियों, तो अनंत से किरणें कैसे आती हैं, यहाँ से अनंत से आती हैं किरणें, और ऐसे आती हैं अनंत से आती हैं। देखो यहाँ से टकराएंगी और ऐसे सीधी चली जाएंगी, वो ऐसे जाएंगी। और ये किरण देखो अनंत से आएगी, अनंत से आएगी विद्यार्थियों,
आएगी विद्यार्थियों से और टकरा के ऐसी चली जाएगी। ठीक है, अब लेकिन इनको पीछे की साइड में मिलाते हैं, पीछे की साइड में मिलाते हैं तो इनका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर ही बनता है। अगर पीछे की साइड में इनको मिलाते हैं तो ये फोकस पर बनता हुआ आपको प्रतीत होगा इसका प्रतिबिंब। ठीक है, तो पीछे की साइड में मिलाओ इनको तो कहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब, फोकस पर बनेगा, यह आपका प्रतिबिंब बनेगा इसका। ठीक है विद्यार्थियों, ये अनंत से आ रहा है तो बिंब की स्थिति कहाँ से है, अनंत से। ये बिंब की स्थिति यहाँ पे अनंत पर, ये बिंब आपका है ना अनंत पर आ रहे हैं, ये बिंब अनंत पर है ना। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा, इस प्रकार से बनेगा इसका। तो ये पहली कंडीशन है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो पीछे की साइड में अगर इनको खींचेंगे तो पीछे की साइड में आपको प्रतिबिंब बनाते हुआ दिखाई देगा। ठीक है, दोनों किरणें आपसे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो जहाँ पे मिलती हैं वही क्या कहलाता है, इसका प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये पहली कंडीशन हो गई है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण की। दूसरी कंडीशन देखते हैं इसके ना, तो दूसरी कंडीशन लिखेंगे आप, दूसरी कंडीशन लिखेंगे वही पहले तो बातें लिखेंगे इसकी, बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति, फिर लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, फिर लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार, और लास्ट में क्या लिखते हो, प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, देखो विद्यार्थियों इसमें क्या है, अनंत तथा दर्पण के दूरव के बीच, अगर आपके बिंब की स्थिति अनंत व दूरव के बीच है, अनंत व दूरव के बीच, अनंत व दूरव के बीच है, तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, पी तथा ऐप के बीच में बनेगा। ये दूरव व ऐप के बीच में बनेगा, पी व ऐप के बीच, बीच दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। आकार क्या होगा, छोटा होगा और आभासी व सीधा होगा, आभासी व सीधा होगा। ठीक है विद्यार्थियों, देखो इसका भी किरण आरेख बनाते हैं, किस प्रकार से इसका किरण आरेख बनेगा। तो ध्यान देंगे विद्यार्थियों, कौन सा दर्पण है आपका, आपका दर्पण कौन सा है ये याद रखेंगे। उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण किस प्रकार से बनता है, ये आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा, अंदर की तरफ इसका वर्कित होता है, ये इसकी क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष हो जाएगी। ठीक है, अब ये कह रहा है, इसकी ध्यान से देखेंगे कहाँ पे है, पी ये दूर हो गया और इधर ये क्या है आपका अनंत है, क्या है इधर अनंत है, तो यहाँ कहीं भी बीच में ले लो, पी वो अनंत के बीच में था, अनंत व दूर के बीच में है, पी है ये, तो इसके बीच में आपको कहीं भी ले लेना है। ठीक है, तो कहीं भी ले लो, आप ले लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने ले लिया इसका बिंब की स्थिति, यहाँ पे ले ली, तो ऐसे चलेंगे, बिंब की स्थिति यहाँ पे ले ली हमने, यहाँ से ले लिया। ठीक है, ऐसे किरण जाएगी, ये बिंब हो गया आपका, बिंब हो गया, ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो देखो यहाँ से आएगी किरण और कैसे जाएगी आपकी, सीधी गुजर जाएगी, ऐसे जाएगी। ठीक है, फिर आपको दूसरी किरण गुजारनी है सीधी की सीधी, ऐसे कैसे, ऐसे गुजारते हैं, गुजारते हैं विद्यार्थी, देखो ऐसे अंदर से गुजारते हैं, 1 मिनट ध्यान देंगे, ऐसे आएगी सीधी की सीधी, ऐसे सीधी की सीधी आएगी आपकी रेखा। और यहाँ अगर आपको इनको मिलाने की कोशिश करोगे आप,
तो देखो ऐसे डैश डैश लगाएंगे, जैसे मिलाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे आगे, इस रेखा को मिलाओ आप। इस रेखा को थोड़ा सा सीधे खींचेंगे आप। देखो विद्यार्थियों, दोबारा से खींच रहा हूँ मैं इसको, ध्यान से देखेंगे। ऐसे सीधी की सीधी खींचेंगे आप इसको। और ऐसे डैश 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 लगा के चलेंगे तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है विद्यार्थियों, ऐसे आएगी, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा आपका। और ये रेखा क्या होती है, ऐसे आती है तो ऐसे ही गुजर जाती है, ऐसे कैसे सीधी की सीधी। ठीक है, ऐसे आती है, ऐसे यहाँ से टकरा के गुजर जाती है। लेकिन इनको पीछे की साइड मिलाते हैं तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा आपका। क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, ये इसका प्रतिबिंब बन जाएगा यहाँ पे। ये प्रतिबिंब बन जाएगा इनका। ठीक है, तो कहाँ बनता है? पी, ये तो पी हो गया, यह आपका एफ हो जाएगा। मान लो यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ पे एफ हो गया आपका, तो इन दोनों के बीच में यहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये किरणें आपको प्राप्त होती हैं, इसका प्रतिबिंब बनता है। इसको थोड़ा सा सही और कर देता हूँ मैं। देखो आप इसको देखेंगे, इसको थोड़ा सा और सही करेंगे आप ना। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ध्यान से देखेंगे विद्यार्थियों, ये किरण तो क्या होती है, ऐसे सीधी की सीधी आती है और सीधी की सीधी चली जाती है। ठीक है, अब ये आती है डैश 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 डैश, ऐसे चलती रहती है। लेकिन ये किरण ऐसे आती है डैश 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 डैश, यहाँ इसका प्रतिबिंब बनता है। रियल ये होता है इसका, ये तो ऐसे चली जाती है और ये ऐसे चली जाती है। यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ ये भी होता है, ये प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे, रियल ये प्रतिबिंब है इसका। आगे देखो, इसको मैं सही कर देता हूँ, इसको ऐसे जाएगा ना, तो ये बन जाएगा। और ये आपका देखो ध्रुव हो गया, यहाँ कोई बिंदु पी एफ है ना, तो पी और एफ के बीच में ये प्रतिबिंब बन जाएगा। इस प्रकार से ये कंडीशन बनती है। तो ये क्या है, आपके उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण है। दो कंडीशन है आपकी, दोनों ही कंडीशन। देखो ये हार्ड लेवल तो आपको दिखाई दे रहा होगा भाई, थोड़ा सा बनाने में कंफ्यूज हो रहे हैं। तो क्यों है? क्योंकि ये आभासी होते हैं, प्रतीत होते हैं हमारे को, बनती हुई प्रतीत। तो वास्तव में बनते थोड़ी हैं, आभासी हैं, तो आपको आभासी होंगे भाई यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन आप बना लेंगे अच्छी तरह से। तो ये क्या थे, हमारे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण थे। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आगे चर्चा करेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से उपयोग भी देखेंगे, लेकिन यहाँ अब नहीं देख पाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो अगले पार्ट में ही वहाँ से ही शुरुआत करेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोगों से ही। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो एक बार हम वो चीज़ें देख लेते हैं दोबारा से कि जो हमने आज देखी हैं। ठीक है विद्यार्थियों, वो चीज़ें दोबारा से देख लेते हैं। तो देखो विद्यार्थियों, आज हमने शुरुआत की थी अवतल व उत्तल दर्पण में अंतर की। तो अवतल दर्पण क्या था, इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, और उत्तल दर्पण होता है उसको अपसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक उल्टे होते हैं, और इसमें जो बनने वाला प्रतिबिंब वो आभासी व सीधा बनता है। ठीक है विद्यार्थियों, इतनी बातें हमने देखी थी। फिर देखा इसमें जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और इसमें जो बनने वाला प्रतिबिंब है उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये बातें हमने देखी थी। तो और चौथी जो परिभाषा थी इसकी, भाई अंतर कर सकते हैं, परिभाषा से इसका अंतर कर सकते हैं। तो ये उत्तल और अवतल दर्पण में क्या हो सकता है, अंतर हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में विद्यार्थियों ने देखा कि समतल दर्पण क्या होते हैं, कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल हो।
जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल हो, वो समतल दर्पण कहला सकता है। समतल दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो हमेशा आभासी व सीधा बनता है और बिंब के आकार का ही बनता है। कैसा बनता है, बिंब के आकार का। मतलब देखो हमने देखा था अवतल दर्पण में, देखा था ना कि जब बिंब की स्थिति सी पर होती है तो प्रतिबिंब की स्थिति भी सी पर ही होती है, यानी कि दोनों आकार में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो समतल दर्पण में बिंब और प्रतिबिंब दोनों क्या होते हैं, समान आकार के ही होते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों ने देखा था, क्या देखा था, इसके बाद मैंने पार्श्व परावर्तन देखा। क्या देखा था, पार्श्व परावर्तन। तो पार्श्व परावर्तन क्या था कि समतल जो दर्पण है उसमें वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब में क्या होता है, बिंब का जो दायां भाग होता है वो बायां भाग के रूप में दे और बायां भाग दाएं भाग के रूप में दिखाई देता है। इसे पार्श्व परावर्तन कहते हैं। कौन सा परावर्तन कहते हैं विद्यार्थियों, पार्श्व परावर्तन कहते हैं। यानी बायों भाग तो दायों दिखाई दे, दायों बायों दिखाई दे, उल्टो दिखाई दे, विपरीत दिखाई दे, तो बिना वो बोलता पार्श्व परावर्तन। फिर किरण आरेखा का प्रयोग किया। भाई किरण आरेखा कौन कौन सी ऊंची, तो एक आप देखिए मुख्य अक्ष कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस बिंदु से गुजरे है। भाई मुख्य अक्ष के समांतर आ वाली किरण हमेशा फोकस बिंदु से गुजरे है। तो ये अपने दर्पण यानी कि प्रतिबिंब बनावा के जो प्रतिबिंब बनाया आप अवतल दर्पण शु बनाया, उत्तल दर्पण शु प्रतिबिंब बनाया, अवतल दर्पण शु 6 कंडीशन पढ़िया, उत्तल दर्पण शु 2 कंडीशन पढ़िया। तो बा में काम आई चाहिए कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो बिना कड़ी से गुजारा, मुख्य अक्ष आ रही है तो बिना फोकस से गुजारो, कड़ी से गुजारनी चाहिए फोकस से। दूसरी किरण पढ़िया फोकस की किरण की जो फोकस बिंदु से आ रही है तो बिना गुजारो मुख्य अक्ष के समांतर, कि फोकस बिंदु से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। किसके समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये पढ़ा हमने। फिर वक्रता केंद्र से गुजारी कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो किरण होती है वो परावर्तन के पश्चात पुनः वहाँ पे ही लौट जाती है, यानी कि जैसे कि जैसी आती है वैसे की वैसी वो लौट जाती है। तो ये वक्रता केंद्र से गुजरती है। वक्रता केंद्र से आने वाली सीधी की सीधी वापस लौट जाएगी, आपने याद रखनी चाहिए। फिर आप पढ़िया तीरक किरण। तो तीरक की दिशा में आपतित किरण परावर्तन के बाद में तीरक दिशा में कहीं हो जाए आपतित हो जाए। तो आज जी कोण वाला हो जाए, बी कोण वाला वापसी कहीं हो जाए परावर्तन हो जाए, यानी कोण आई और कोण आर कहीं जी में बराबर हो चाहिए। तो आ कौन सी कंडीशन जी, तीरक किरण की चाहिए, कहीं जी तीरक किरण की चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, इसके बाद में आप पढ़िया ये तो किरण होगी। फिर आप पढ़िया अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण पढ़िया। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण में हमने 6 कंडीशन देखी हैं। कितनी कंडीशन देखी हैं, 6 कंडीशन देखी हैं। उनके किरण आरेख बनाए। आपको केवल क्वेश्चन यही देगा कि यदि बिंब की स्थिति अनंत पे है तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे होगी, इसका साइज, आकृति और किरण आरेख के द्वारा समझाइए। तो आपको इस पर पूरा बताना है। आपको केवल ये देगा कि बिंब की स्थिति अनंत पर है, तो आपको बताना है कि जब बिंब की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति ए पर होगी, प्रतिबिंब का साइज अत्यधिक छोटा होगा और वास्तविक उल्टा बनेगा। किरण आरेख आपको बना के दिखाना है। तो इसका ये किरण आरेख मैंने बनाया है, तो ये किरण आरेख आपको बनाना दिखाना है। ठीक है। इसके बाद में इसकी दूसरी स्थिति देखी कि बिंब की स्थिति अगर सी से परे है यानी सी व अनंत के मध्य है तो एफ सी के बीच में बनेगा। किसके बीच में बनेगा, एफ सी के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा और वास्तविक उल्टा बनेगा। और ये आपको क्या बनाना है, इसका किरण आरेख बनाना है। तो ये किरण आरेख हो जाएगा। फिर हमने अगली कंडीशन देखी थी कि बिंब की स्थिति अगर सी पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति भी सी पर होती है। प्रतिबिंब का साइज होता है वो समान आकार का होगा, प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो वास्तविक उल्टा होगा। तो इस प्रकार से इसका किरण आरेख बनेगा। तो ये किरण आरेख आपको बनाना है। फिर हमने देखा चौथी कंडीशन देखी, बिंब की स्थिति अगर एफ और सी के बीच में है। कहाँ पे है, एफ और सी के बीच में, तो सी से परे यानी दूर दूर। जैसे जैसे बिंब दर्पण के पास आता जाता है, बिंब पास आता जाएगा, प्रतिबिंब दूर जाता जाएगा। समझ में आ गई बात। बिंब है वो अगर दूर है प्रतिबिंब आपका दर्पण से तो प्रतिबिंब पास में होगा, और बिंब अगर पास में आता जा रहा है तो प्रतिबिंब दूर जाता जाएगा। ठीक है। तो एफ और सी के बीच में यानी पास आता जा रहा है तो प्रतिबिंब की स्थिति सी से पर यानी सी से दूर बनेगी, प्रतिबिंब का जो साइज है वो बड़ा बनेगा और वास्तविक को उल्टा बनेगा। तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। इसके बाद में हमने अगली कंडीशन देखी, बिंब की स्थिति अगर ऐप पर है, कहाँ पे है, ऐप पर है, तो प्रतिबिंब की जो स्थिति वह अनंत पर बनेगी, अत्यधिक बड़ा बनेगा और वास्तविक उल्टा बनेगा। ये कंडीशन हो सकती है, इस प्रकार से आपकी बन सकती है। लास्ट कंडीशन थी कि बिंब की स्थिति अगर एफ है वह एफ और पी के बीच में दूर और फोकस के बीच में है तो दर्पण के पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा। दर्पण के पीछे बनता है तो वो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो ये कंडीशन आपकी छठी कंडीशन हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये कंडीशन हो जाती है। तो ये तो थे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण। इसके बाद में हमने देखा
उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण में पहली कंडीशन थी कि यदि बिंब की स्थिति अनंत पर है, बिंब की स्थिति कहाँ पे है, अनंत पर, तो ऐप पर बनेगा, लेकिन दर्पण के पीछे बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा, आभासी व सीधा, तो यह इस प्रकार का बनेगा, आपको आभास होगा पीछे बनता हुआ। लास्ट कंडीशन थी कि बिंब की स्थिति अगर अनंत पर है, कहाँ पे है, अनंत पर है और दूरबीन के बीच में है, तो पी व ऐप के बीच में बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी व सीधा बनेगा। तो इस प्रकार से दर्पण के निर्माण हो गए हैं। तो आज के इस पार्ट में इतना ही देखेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद आपका। ठीक है, तो आज इतना ही देखते हैं, आगे हम देखेंगे उत्तल व अवतल दर्पण के उपयोग देखेंगे। ठीक है विद्यार्थियों।